वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज जो हम फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है फेमिनिज्म फॉर पोलराइज टाइम। तो बेसिकली इसके जो ऑथर हैं वो डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में कि कैसे हमें इस वक्त कंपैशनेट फेमिनिज्म की ज़रूरत है। ये ऐसा टाइम है जिसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है मेन को भी उतनी ही प्रॉब्लम हो, कैसे वो काम करते जा रहे हैं। तो पर्सनल लेवल पे और जो स्ट्रक्चर लेवल पे, मतलब कि सोसाइटी जो देखती है या पर्सनल आपके जो रिलेशनशिप्स और बॉन्डिंग्स हैं, उस स्ट्रक्चर लेवल चेंजेस को उतना ज़्यादा अपनी फैमिली के बॉन्डिंग पे हावी नहीं होने देना चाहिए कि हम हर चीज़ को ही ये देखें कि वो मतलब वुमेन को एक गलत नज़रिए से करने की बात है। तो हम अभी डिटेल में ये आर्टिकल देखते हैं। तो बेसिक बात यही है कि हमें कंपैशनेट फेमिनिज्म की तरफ जाना ज़रूरी है इस वक्त, ये ऐसा ऑथर का कहना है। तो अब इस आर्टिकल में हम ये भी देखते हैं कि कैसे इस वक्त डिलिमिटेशन के टाइम सारे लोग अपना पॉपुलेशन बेस की तरफ ध्यान है कि हमारी पॉपुलेशन की सीट्स ख़त्म हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। अब इन सब पे बात चल रही है, पर लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इस वक्त टाइम है इम्प्लीमेंटेशन का। जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 आया था, जिससे कि एक जेंडर इक्वालिटी आएगी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी। और इससे क्या होगा कि जब वुमेन भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट होंगी प्रॉपरली, तो कोई भी इंस्टीट्यूट अब जेंडर रिलेटेड इश्यूज को इग्नोर नहीं कर पाएगा। द चैलेंजेस ऑफ मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म। तो आज का जो फेमिनिस्टिक डिस्कोर्स है ना, तो उसमें ऐसा हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा एज अ वुमेन भी कई बार अगर हम इंगेज कर, अगर हमें किसी को भी व्यूज़ देने हैं तो उसके लिए हमें पहले बताना पड़ेगा, नो नो हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, हम ऐसा नहीं मानते हैं। तो बंदा अपने पर्सनल व्यूज़ भी नहीं दे पा रहा है। तो वो चीज़ के चैलेंजेस आजकल के टाइम पे आ रहे हैं। टू डायमेंशंस ऑफ वुमेन्स इश्यूज। तो दो चीज़ें हैं कि स्ट्रक्चरल और इंटरपर्सनल। स्ट्रक्चरल में क्या है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी के जो सिस्टम्स हैं वो कैसे वुमेन को मार्जिनलाइज कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, लीगल राइट्स नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली। इंटरपर्सनल क्या है कि आपके डेली रिलेशनशिप्स, जो आपके इमोशंस, ड्यूटीज़ और म्यूचुअल सपोर्ट से बंधे हैं, तो दोनों चीज़ें ओवरलैप करती हैं। और अगर हम अपना स्ट्रक्चरल एनालिसिस बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशंस पे लगाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को ओवर सिंप्लीफाई कर देगा। जैसे हमें हर चीज़ जो भी, अब हो सकता है कि किसी की फैमिली की अंडरस्टैंडिंग हो कि मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी है कि वुमेन को ही काम करना है। सबकी फैमिलीज़ में इवन हस्बैंड भी काम करते हैं, दोनों जने काम वर्क कर रहे हैं, दोनों जने काम भी कर रहे हैं घर का भी, और वुमेन भी काम कर रही है घर का। तो वो उनका पर्सनल मैटर है। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो उसमें सोसाइटी का और इतना ज़्यादा हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये काम तो ऐसे ही होना चाहिए, ये किसने ऐसे क्यों किया। तो ये ऐसा ऑथर का मानना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब पर्सनल इज पॉलिटिकल बट न्यूएंस। तो जो रिलेशनशिप्स हैं वो यूजुअली लव, केयर, नेगोशिएशन से बनी हैं। तो उसमें हर चीज़ को हमें ये नहीं कह देना चाहिए कि उसमें स्ट्रगल है इंसान की। हो सकता है मेन भी, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं मेन भी जो काफ़ी बर्डन्स बेयर कर रहे हैं, हार्श वर्क कंडीशंस भी, पर लेकिन अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो ये सब कर रहे हैं। हर मैन का बिहेवियर हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑप्रेसिव है, मिसोगिनिस्टिक है। तो हम उस चीज़ पे नहीं जा सकते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स दोनों को हो सकती हैं। फिर प्रॉब्लम्स में ये भी आता है कि हम एक अर्बन इंडिपेंडेंट वुमेन की प्रॉब्लम और जो रूरल वुमेन की प्रॉब्लम है वो टोटली डिफरेंट है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनकी। उसमें भी, उस केस में भी अगर हम देखें, अगर वुमेन स्पेसिफिक केस में भी हम देखते हैं तो रियल चेंज हैपन्स इन स्मॉल स्टेप्स। तो जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ प्रोटेस्ट या लॉ से एकदम से चेंज नहीं होंगी। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जो है ना, वो धीरे धीरे होगा। जैसे कि हो सकता है कोई वुमेन बहुत मार्जिनलाइज हो, कोई गर्ल बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज एरिया से आती है, फिर उसके फादर ने अपनी डॉटर को सपोर्ट किया एजुकेशन में, फैमिली के धीरे धीरे रूटीन्स भी बदले, और फिर वो एक अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल हुई। एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल डिनायल ऑफ एजेंसी। तो हमें, जैसे कि ये ऑनर किलिंग्स जैसे केसेस, यानी कि मतलब हम किसी वुमेन या गर्ल को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए, गर्ल रिलेटिव को, कि उसने उनके स्टेटस को हार्म किया, या ये सब है ना। और फिर जैसे हम इलेक्शंस, मतलब ये वाले जो रूरल एरियाज में सरपंच वगैरह बनते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वुमेन सरपंच बन जाती है, पर एक्चुअल में
सारा कुछ उनके हस्बैंड्स चला रहे हैं, सारा काम, मतलब वुमेन को फिर भी राइट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना, उनके लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के एक्शन, सोसाइटल एक्शंस की ज़रूरत है। लीगल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और कल्चरल इंटरवेंशंस की उन चीज़ों के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। डेंजर ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन, तो अर्बन और रूरल वुमेन जो है वो काफ़ी डिफरेंट स्ट्रगल्स फेस करती हैं। अब जैसे अर्बन वुमेन है, उसने अगर जॉब पे जाना है, उसे घर का काम, बाहर का काम एक साथ मैनेज करना है। रूरल वुमेन है, उसके पास अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं कि कैसे कई बार घर में वॉशरूम्स भी नहीं होते हैं और पानी भी दूर से लाना पड़ रहा है, या फिर और भी मतलब फिज़िकली भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग काम है, उनसे उनको बीमारियाँ हो रही हैं। जैसे हम कल देख रहे थे कि कैसा, एक कल या परसों के आर्टिकल में था कि कैसे वुमेन को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। कॉल फॉर कंपैशनेट फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म को एक्नॉलेज करना चाहिए डाइवर्स एक्सपीरियंसेस से, मेन की इमोशनल और इकोनॉमिक प्रेशर्स को भी समझ के एक इंक्लूसिव और कंपैशनेट अप्रोच की ज़रूरत है। उससे काफ़ी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो ऑथर इसमें वो और कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ओवर कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी, इस वक्त हमें एक ऐसे फेमिनिज्म की ज़रूरत है जो कि कॉम्प्लेक्सिटी को होल्ड करे, रादर देन हर चीज़ में कहे कि यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, कि अगर एक रूरल एरिया वुमेन को ये प्रॉब्लम है, अर्बन एरिया, या फिर अर्बन एरिया में भी हर वुमेन के घर डिफरेंट, हर फैमिली का एक डिफरेंट स्ट्रगल, एवरीथिंग कैन बी डिफरेंट, सिनेरियोज कैन बी डिफरेंट। तो हम इनजस्टिस को कन्फ्रंट करें विदाउट बीइंग टू एंटागोनिस्टिक, देन बैलेंस करें स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट को, पब्लिक एंड प्राइवेट। फिर नेक्स्ट इज अवॉइडिंग एंटागोनिज्म एट होम। तो जेंडर रिलेशनशिप्स में क्या है कि कोई क्लियर लाइन नहीं है बिटवीन पर्सनल एंड पॉलिटिकल। तो जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, वो हो सकता है कि वो डिविजन्स को बढ़ा दे। एक कंपैशनेट, कंटेक्स्ट अवेयर फेमिनिज्म ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी आज की पोलराइज्ड सोसाइटी में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, अननेसेसरी चेंज अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट थ्रू द डाटा प्रोटेक्शन बिल इज अनवारंटेड। तो बेसिकली इसमें क्या बात हो रही है, जो हमारा आरटीआई का एक्ट हमें पता है 2005 में आया था, 20 साल से उसने ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, पर लेकिन ओवर द ईयर्स कोशिश करी जा रही है कि कैसे इसकी पावर्स कम कर दी जाएं, कैसे हम इसके प्रोविजंस डाइल्यूट कर दें, कम कर दें उसके इफ़ेक्ट। तो अब जो डीपीडीपी एक्ट आया है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में जो इंट्रोड्यूस हुआ, बेसिकली अब हो गया, तो उसका क्या सीन है कि उससे ये हो रहा है कि आरटीआई का सेक्शन 81J का अमेंडमेंट हो रही है थ्रू सेक्शन 44(3) ऑफ डीपीडीपी एक्ट। तो उससे ट्रांसपेरेंसी को एक ज़्यादा थ्रेट है। अब सेक्शन जो 81J है, वो उसने ओरिजिनली क्या करता था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन देना किसी का भी अलाउड था अगर वो पब्लिक, मतलब कि सॉरी, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन देना अलाउड था अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, या फिर वो कोई भी ऐसे प्रिवेसी को हार्म नहीं कर रहा है। और तो बेसिकली यही था कि सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन तभी होल्ड करी जा सकती थी कि अगर पब्लिक को उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी की प्रिवेसी बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रूड करी जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हम घुस के किसी की प्रिवेसी के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा हम किसी की प्रिवेसी को इन्वेड कर रहे हैं तब। और इसके लिए सेफगार्ड दिया गया था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा उस वक्त ज़रूरी है तो प्रिवेसी भी हार्म करी जा सकती है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है अगर उस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या हो जाएगा, मतलब इस सेफगार्ड से क्या होता था, जैसे कि किसी का पर्सनल डाटा, जैसे हम रीसेंट केसेस और भी देखते हैं, यूपीएससी के भी केसेस देखे कि कैसे लोग अपने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, पीडब्ल्यूडी का या जो भी था, फेक अपने कास्ट के सर्टिफिकेट्स दे देते हैं या कुछ भी है, तो वो डिग्रीज, कास्ट सर्टिफिकेट्स, ये सब तो प्रोवाइड करे जाने चाहिए। अगर किसी ने मांग लिया कि हाँ नहीं मुझे तो पता है जी ये ऐसा नहीं था, तो फिर वो तो करे जाने चाहिए थे। पर अब डीपीडीपी एक्ट के अमेंडमेंट चेंजेस से ये तो रिमूव हो जाएगा जो सेफगार्ड दिया हुआ था। अब गवर्नमेंट बॉडीज़ कुछ भी कह देंगे कि हाँ जी ये हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये हम नहीं दे सकते, बस ये कह के कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने पास रखे चलो, उसमें क्या ही अब कोई एक्सेप्शंस नहीं रह जाएंगी। तो जो टर्म है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो भी काफ़ी वेगली डिफाइंड है। तो किसी भी चीज़ को पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के थ्रू भी लिंक करके कहा जा सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सारी इंफॉर्मेशन किसी ना किसी के तो रिलेटेड है ही है ना। गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन, तो मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तो कह रहे हैं कि नहीं,
ये मिसयूज प्रिवेंट कर रहा है आरटीआई एक्ट का, प्रिवेसी और ट्रांसपेरेंसी बैलेंस कर रहा है, चलो वो तो कहेंगे ही। अब इसमें ऑथर और भी बताएं ऑथर का फिर जो मतलब बेसिकली ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो सब सही है। तो अब ऑथर का यही कहना है कि जो आरटीआई एक्ट ऑलरेडी था वो ऑलरेडी प्रिवेसी को बैलेंस कर रहा था और ये अमेंडमेंट completely unnecessary है। तो कॉल टू एक्शन यही है कि सिविल सोसाइटी और ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट्स अर्ज द गवर्नमेंट टू रिमूव दिस अमेंडमेंट फ्रॉम द डीपीडीपी एक्ट। तो मूव जो है वो एक हार्मफुल है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के, इतना ज़रूरी नहीं था ये मूव जो ऐसा देखा जा रहा है। तो बेसिकली यही दो आर्टिकल्स थे आज। थैंक यू।